नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो आधुनिक भारत का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई और उन्होंने किस तरह से भारत में व्यापार किया और कौन सी कंपनी जो थी वो परमानेंट भारत में बस गई। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आगे आधुनिक भारत के और भी लेक्चर आएंगे। देखिए, आधुनिक भारत का जो पोर्शन होता है हिस्ट्री का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका कंप्लीट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आपको यहाँ पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैप है ये यूरोप का मैप है, जो भारत के वेस्ट में स्थित है। यूरोप उसका मैप है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र है। और भारत में जो व्यापार करने के लिए आए थे वो यूरोप के देश थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिन्होंने सबसे पहले भारत में व्यापार करने की शुरुआत की और सबसे अंत में ये यहाँ से गए थे। उसके बाद अंग्रेज आए, यानी कि यूके, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जो था, यहाँ से वो अंग्रेज आए थे। तीसरा है डच। देखिए, डच जो है वो नीदरलैंड और हॉलैंड दो देश हैं। उन्होंने संयुक्त पैसा लगाया था और डच कंपनी बनाई थी। तो नीदरलैंड और हॉलैंड का संयुक्त पैसा लगा था और एक डच कंपनी बनी थी। चौथा है डेनमार्क। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये लोग आए थे। और लास्ट में है फ्रांसीसी। ये यहाँ पर है फ्रांस। ये यहाँ से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत में ये व्यापार करने के लिए क्यों आए। इन्हें और जगह भी तो बहुत कुछ मिल सकता था। तो सबसे बड़ा रीजन था मसाले। देखिए, जो मसाले थे वो भारत में अच्छी क्वालिटी के मिलते थे, क्योंकि अगर ये अच्छी क्वालिटी के मसाले अपने देश में बेचेंगे तो इन्हें अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर होगा। पर इस समय क्या था कि जो इटली था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इटली है ये इस समय बहुत ही समृद्ध था, यानी कि धनी देश था, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप से मसालों को खरीदता था और यूरोप में जाकर बेच देता था। इसे नजदीक पड़ता था, इसलिए ये मसालों को लेता था और यूरोप में बेच देता था। इसलिए ये जो देश हैं, पुर्तगाली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ये जो देश हैं वो भी चाहते थे कि हम इटली की तरह धनी बने और ये भारत में आना चाहते थे ताकि ये व्यापार कर सके। अब ये भारत में आएंगे कैसे? तो इनके पास दो ही रूट थे। एक था लैंड रूट, यानी कि रोड के माध्यम से यहाँ पर आ सकते थे। जहाँ से सिकंदर आया था भारत में, उस रास्ते से ये भारत में पहुंच सकते थे। और दूसरा था जो वाटरवे, यानी कि ये समुद्र के रास्ते से भारत में आ सकते थे। तो इनके पास दो ही रूट थे, एक था वाटरवे और दूसरा था रोडवे। तो इन्होंने ये जो मैदानी रास्ता नहीं चुना, क्योंकि क्या था कि एक समय था जब 1453 में जो तुर्क लोग हुआ करते थे उन्होंने कुस्तुतुनिया विजय कर ली और यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर इन्होंने कर दी थी। यानी कि जो फारस की खाड़ी थी, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य को बना लिया था। जो तुर्क लोग हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर ये कंट्रोल कर लिया था एरिया। इसलिए यूरोप के लोग जो थे अब जमीन के रास्ते से भारत तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि ये जब जमीन के रास्ते से भारत में आएंगे तो ये जो तुर्क लोग हैं वो इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। तो इसलिए इनके पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो था समुद्र का रास्ता। तो अब ये समुद्र के रास्ते से ही भारत में आ सकते हैं। तो सुनिए, समुद्र के रास्ते से भारत में कैसे आते हैं? क्योंकि इनके पास तो मानचित्र था ही नहीं, इनके पास ना मैप था, उस समय ना इंटरनेट हुआ करता था। तो किस तरीके से भारत में आते हैं? क्योंकि जमीन का रास्ता तो बंद था, क्योंकि तुर्कों ने यहाँ पर अधिकार जमा लिया था, तो ये भारत तो आ नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो नाविक थे उन्होंने भारत को खोजने की प्रयास किया। तो इसमें क्या था, सबसे बड़ा हाथ जो था वो था पुर्तगालों का। देखिए, पुर्तगाल जो सरकार थी उसमें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर थे। उन्होंने ये कह दिया अपने नाविकों को, जो उनकी नौसेना थी, उन्होंने ये कह दिया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने कि जो भी भारत के रास्ते को खोज निकालेगा
तो उसे मैं बहुत ही अच्छे इनाम दूंगा। तो नौसेना जो थी इनकी अब ये काम पर लग गई कि भारत को खोजना है। और किसके लिए खोजना है? मसालों के लिए। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन मसालों के लिए इन्होंने भारत की खोज शुरू कर दी। देखिए, मसालों का यूज़ ये मीट को कंजर्व करने के लिए भी करते थे और बहुत ही स्पाइसी खाना खाते थे ये, इसलिए इनको ये मसाले अच्छे लगते थे और इनका बहुत ही अच्छा खासा दाम वहाँ पर मिलता था। अब भारत को खोजने के लिए अलग अलग जो थे वो यात्री निकले, जो नौसेना होती थी इनकी, जो समुद्री यात्रा करते थे। तो अलग अलग व्यक्ति निकले जिन्होंने भारत की खोज में अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले जो आया वो था 1486 ईस्वी में, पुर्तगाली नाविक था एक, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज जो था उसने क्या किया कि ये भारत की खोज के लिए पुर्तगाल से निकला और ये अफ्रीका के जो लास्ट पॉइंट है जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, वहां तक पहुंच गया। अब 1486 में बार्थोलोमियो डियाज जो था वो अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया और यहाँ से वो वापस पुर्तगाल चला गया क्योंकि इसे भारत का रास्ता यहाँ से नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि 1492 में स्पेन की सहायता से एक नाविक था कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया कि भारत की खोज करना शुरू कर दी। अब देखिए, ये भारत की खोज करने के लिए निकला तो ये ईस्ट में जाने की जगह, यानी कि ईस्ट की तरफ जाने की जगह वेस्ट की तरफ चला गया, यानी कि यहाँ पर चला गया और इसे यहाँ पर अमेरिका मिल गया। तो ये पहले तो इसे पता नहीं था कि ये अमेरिका है, तो इसने कहा कि मैंने इंडिया को खोज लिया, मैंने इंडिया को खोज लिया, ऐसा ऐसा बोल रहा होगा, पर इसे पता नहीं था कि इसने अमेरिका की खोज कर ली है। तो कोलंबस जो था वो भी फेल हो गया, इसे भी इंडिया नहीं मिला। फिर उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला और इसने वही रास्ता अपनाया जो बार्थोलोमियो डियाज ने अपनाया था, यानी कि ये पुर्तगाल से निकला और यहाँ पर अफ्रीका के लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप की तरफ पहुंच गया। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसे एक व्यक्ति यहाँ पर मिला जिसका नाम था अब्दुल इब्न मजीद। ये जो व्यक्ति था ये गुजरात का रहने वाला था, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आया होगा। गुजरात के लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं। तो अब्दुल इब्न मजीद को इसने कहा कि मुझे भारत का रास्ता तुम बता दो, मैं तुम्हें कुछ इनाम दे दूंगा, ऐसे कहा होगा, मुझे भी नहीं पता, पर इसे कुछ ना कुछ लालच इसने दिया होगा। तो अब्दुल इब्न मजीद जो था वो वास्को डी गामा को लेकर कालीकट पहुंच गया, यानी कि वास्को डी गामा को भारत यहाँ पर मिल गया। कालीकट पहुंचा जो केरल में है, केरल पहुंच गया। अब देखिए, यहाँ पर केरल का जो कालीकट है वहां पर राजा था जेमोरिन। जेमोरिन जो था ये राजा का सरनेम हो सकता है, ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही बहुत जगह लिखा गया है। जेमोरिन जो था उसने सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो थे वो तुर्क लोग थे। तुर्क भी तो भारत में व्यापार किया करते थे और अपने एरिया में वहां पर जो वस्त्र होते थे, जो भी कीमती चीजें होती थी, उसे ले जाया करते थे। तो वास्को डी गामा जो था उसकी नौसेना जो थी, जो समुद्री बेड़ा था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। अब तुर्कों को ये हरा सकते थे क्योंकि भारत में तुर्कों को हराना तो आसान हो जाता, अरब देश में नहीं हरा सकते थे। तो इन्होंने एक छोटी सी जो इसकी समुद्री सेना थी तुर्कों की, छोटी सी एक बेड़े को हरा दिया और इससे खुश होकर जेमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत धूमधाम से स्वागत किया यहाँ पर। और वास्को डी गामा ने क्या किया कि यहाँ से कुछ पैसों के मसाले खरीद लिए और ये वापस पुर्तगाल चला गया। वास्को डी गामा मसाले खरीदकर थोड़े से पुर्तगाल चला गया और जहाँ पर पुर्तगाल में वास्को डी गामा ने जब इन मसालों को बेचा तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ, यानी कि 10 रुपए की चीज इसने ली तो 600 रुपए का इसे मुनाफा हुआ था। तो देखिए कितना बड़ा मुनाफा इसे, कितना ज्यादा मुनाफा इसे हुआ था। तो ये तो पागल हो गया होगा खुशी से। तो इसने आसपास के लोगों को बोल दिया कि मुझे भारत से मसाले खरीदे मैंने और मुझे इतना ज्यादा मुनाफा यहाँ पर हुआ था। पुर्तगाल जो थे, अब पुर्तगालों को लालच आ गया। अब पुर्तगाली जो राजा था उसके जहन में ये बात आ गई कि भारत में व्यापार करना चाहिए। तो इसने क्या किया, पुर्तगाल के राजा ने भारत में व्यापार करने के लिए फिर से 1502 में
वास्को डी गामा को फिर से यहाँ पर भेज दिया। और वास्को डी गामा ने यहाँ पर बोला होगा राजा को कि हम छोटा मोटा व्यापार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 1503 में सबसे पहले फैक्ट्री यहाँ पर लगाई थी। अब आप ये मत समझना कि फैक्ट्री बहुत बड़ी होगी, गोदाम आपने देखे हैं कि जहाँ पर ये सामान को इकट्ठा कर सके, तो उसी तरह की फैक्ट्री यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लगाई थी। तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री अपनी लगाई थी। भारत में पुर्तगाली सरकार ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए इनको अनुमति दे दी कि तुम जाओ और भारत में व्यापार करो और हमें अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमा कर दो। तो देखिए पुर्तगाल अब भारत में आ गए। तो पुर्तगालियों के उद्देश्य क्या थे कि ये भारत में आना चाहते थे। तो सबसे पहला था ये मसालों का व्यापार करना चाहते थे क्योंकि मसालों की अच्छी खासी कीमत मिलती थी। दूसरा था ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारा जो धर्म है ईसाई धर्म वो बहुत सारे देशों में फैले, तो ये भी इनका एक उद्देश्य था। तीसरा था इस्लामिक शक्तियों को कमजोर करना। जो अरब लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में फैल चुके थे, तो ये चाहते थे कि इस्लामिक शक्ति जो है, जो अरब व्यापारी हैं, उनको हम कमज़ोर कर दें और हमारा ही व्यापार करने का यहाँ पर पूरा मौका हमें मिल जाए। और इनका जो मकसद था वो था व्यापारिक स्थानों और नौसेना ठिकानों की स्थापना, यानी कि बहुत सारे व्यापारिक स्थानों को जमाना चाहते थे बहुत सारे देशों में, यानी कि फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते थे और नौसेना ठिकानों की स्थापना करना चाहते थे ताकि हमारे कंट्रोल में पूरा समुद्र का क्षेत्र आ जाए और हम ही यहाँ पर व्यापार करें। अब देखिए कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री तो लगा दी, गोदाम तो यहाँ पर बना दिया। अब क्या हुआ कि पुर्तगाली सरकार जो थी, जो पुर्तगाली का राजा था, उसने क्या किया कि यहाँ पर गवर्नर स्थापित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने गवर्नर भेजा अल्मीडा को, जो 1505 में यहाँ पर आया था। अल्मीडा जो था इसे फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी का जन्मदाता कहा जाता है और कार्टे सिस्टम का भी इसे जन्मदाता कहा जाता है। देखिए फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि यहाँ पर जो समुंदर का एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो समुंदर का एरिया था, अब ये यहाँ पर आ गए पुर्तगाल। अब ये जो समुंदर का एरिया था, इन एरिया में ये कंट्रोल करना चाहते थे कि हमसे अनुमति लेकर यहाँ पर सारे व्यापार कर लें। तो इन्होंने अपने समुद्री एरिया पर कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। अब यहाँ पर स्थापत्य जो हो गया, अब कंट्रोल जो हो गया समुद्री एरिया में, वो पुर्तगालियों का हो गया। और ये जो कार्टेज सिस्टम क्या था कि भारत के जो व्यापारी थे उनको भी अब अनुमति लेनी पड़ेगी व्यापार करने के लिए, यानी कि भारत से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए इनसे पास लेना पड़ेगा, यानी कि इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये कार्टेज सिस्टम का भी जन्मदाता था। अल्मीडा जो था इसने कार्टेज सिस्टम ब्लू वाटर पॉलिसी इसने बनाई थी। फिर उसके बाद अल्बुकर्क आया 1509 में। 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल यहाँ पर रहा। गवर्नर था ये अल्बुकर्क। यह पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक यहाँ पर कहा जा सकता है इसे, क्योंकि इसने 1510 में बीजापुर के शासक को हराकर गोवा को जीत लिया था। अब गोवा वाले क्षेत्र में भी पुर्तगालियों का कंट्रोल यहाँ पर हो गया था। और इसने क्या किया, भारत में विवाह प्रोत्साहित किया, विवाह को, यानी कि जो पुर्तगाल के जो कुंवारे लड़के थे उनको कहा कि तुम भारत में आओ और यहाँ की लड़कियों से शादी करो ताकि हमारा जो वंश है वो बहुत ज़्यादा फैल जाए और ईसाई धर्म का भी प्रसार यहाँ पर हो सके। जो तीसरा था वो था वास्को डी गामा, ये भी यहाँ पर गवर्नर रहा। और चौथा है नूनो द कुन्हा, ये 1529 में यहाँ का गवर्नर बना था। इसने 1530 ईस्वी में कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी और इसने बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना कर दी थी। देखिए बंगाल जो था वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। हुगली वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी बस्ती यहाँ पर स्थापित कर ली। पुर्तगालियों का यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल हो गया और जब पुर्तगालियों का अधिकार हो गया समुद्री मार्गों पर तो इसे एस्टादो द इंडिया कहा गया। एस्टादो द इंडिया इसे कहा गया जब भारत में पुर्तगालियों का समुद्री मार्ग में अच्छे से कंट्रोल हो गया तो एस्टाडो द इंडिया इसे कहा गया। इसे आप याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्री मार्ग पर जब पुर्तगालियों का कंट्रोल हो गया तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इस्ताडो द इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए पुर्तगालियों का यहाँ पर कंट्रोल हो गया, अब ये तो मनमानी करेंगे, अब इन्हें तो छूट मिल गई व्यापार करने के लिए। अब इन्होंने कार्टरेज सिस्टम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यानी कि भारत के जो व्यापारी है वो भी व्यापार नहीं कर सकते थे। इनकी जो सेना थी, समुद्री जो सेना थी वो बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए भारत के लोग इनसे उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत के पास अपनी समुद्री सेना नहीं थी उस समय, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पास समुद्री सेना नहीं थी, क्योंकि उसने यहाँ पर समुद्र में अपना कंट्रोल करने के बारे में सोचा तक नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा था और वो पागल हो गया था समुद्र देख के, तो वो समुद्री सेना रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे मुगल, तो इसीलिए पुर्तगालियों ने यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब इन्होंने क्या किया कि हुगली वाले क्षेत्र, जो बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था ना, वहां पर अब लूटपाट करना शुरू कर दी, जहाजों को लूटना इन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि अब ये व्यापार के साथ साथ जहाजों को भी लूटा करते थे। पुर्तगालियों के कब्जे में अब हारमुज से मलक्का तक का क्षेत्र आ गया था, यानी कि आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हारमुज यहाँ वाला क्षेत्र और यहाँ से लेकर मलक्का तक का क्षेत्र, यानी कि इस वाले पूरे समुद्री मार्ग पर अब पुर्तगालियों का कंट्रोल यहाँ पर हो गया था। अब पुर्तगालियों का यहाँ पर राज चलता था। तो देखिए पुर्तगाली यहाँ पर बस गए थे। अब पुर्तगाली यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लेके आए, कौन कौन से इन्होंने चीज़ों की शुरुआत की, इन्होंने कुछ योगदान भी दिया हमारे भारत में, बहुत सारी फसलें लेकर आए। तो पुर्तगाली जो यहाँ पर फसलें लेके आए थे, तो सबसे पहले जो टमाटर है, जो आप खाते हो टमाटर रोज, आलू लेकर आए, मिर्च और तंबाकू, सबसे महत्वपूर्ण जो था वो तंबाकू था, और भी बहुत सारी चीजें ये भारत में लेके आए थे। सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, तो इसे आप याद रखिए, गोवा में सबसे पहले इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, और सबसे पहले जो प्रिंट की गई थी वो बाइबल की गई थी। पुर्तगालियों ने सबसे पहले बाइबल को यहाँ पर प्रिंट किया था। पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच में व्यापार स्थापित किया। इन्होंने ईसाई धर्म की यहाँ पर शुरुआत की, और यहाँ पर ईसाई धर्म को इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, और था गोथिक आर्ट। गोथिक आर्ट जो है उसकी शुरुआत इन्होंने भारत में कर दी थी। ये सारे चीज़ें ये भारत में लेके आए थे, ये टमाटर और आलू, मिर्च और तंबाकू को लेकर ये भारत में आए थे। और गोथिक आर्ट क्या होता है, गोवा में आपको बहुत सारे ऐसे चर्च मिल जाएंगे, बाहर की तरफ से ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए जाते हैं, और इसी को गोथिक आर्ट कहा जाता है। ये गोवा में और बहुत सारे चर्च जो बने हुए हैं वो इसी आर्ट में बने हुए हैं, तो इसे गोथिक आर्ट कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिए, गोथिक आर्ट की शुरुआत जो थी वो पुर्तगालियों ने भारत में की थी। तो देखिए पुर्तगालियों ने अपनी बहुत सारी बस्तियां भारत में बसाई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी बस्तियां यहाँ पर भारत में बसाई थी। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने बस्ती बसाई गोवा वाले के क्षेत्र में। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये गोवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 1510 में इन्होंने कंट्रोल किया, यहाँ पर कंट्रोल किया। और इस वाले क्षेत्र में जो हुगली वाला क्षेत्र है यहाँ पर पुर्तगाली बस्ती बसाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने कौन कौन सी जगह पर अपनी बस्तियां यहाँ पर बसाई थी। और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इन्होंने अपनी बस्तियां जो थी वो कोस्टल एरिया में ही बसाई थी, ताकि ये समुंदर के इलाकों में अच्छे से व्यापार कर सके और यहाँ से सामान को लेकर ये पुर्तगाल वाले क्षेत्र में भेज सके, क्योंकि ये भारत के कोस्टल एरिया में इन्होंने ज़्यादा तक अधिकार कर लिया था। देखिए पुर्तगाली के साथ साथ बाकी जो कंपनियां थी उन्होंने भी कोस्टल एरिया में अपना जो अड्डा बनाया, जो फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित कर दी थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए पुर्तगाल तो भारत में आ चुके थे, अब डचों को भी मिर्ची लगना शुरू हो गई कि पुर्तगाल कहीं अमीर ना हो जाए। जैसे होता है ना कि हमारा जो भी दोस्त है या रिश्तेदार है वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो हमें भी जल्स होती है, तो इसी तरीके से डचों को भी जलस होने लगी और इन्होंने भी चाहा कि हम भारत में आए और व्यापार करना शुरू कर दें। तो डच जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में बनी थी। और ये जो कंपनी थी ये नीदरलैंड और हॉलैंड, ये दो देश हैं, इनको मिलकर ये कंपनी बनाई गई थी, यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी थी।
तो नीदरलैंड और हॉलैंड इन दोनों ने पैसा लगाया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने निर्माण किया था और भारत में इन्होंने व्यापार करने के लिए इसे भेजा था। तो देखिए भारत में डचों का पहला अभियान जो था वो 1605 में आया था और ये भारत में आकर व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। देखिए सबसे पहले डच यहाँ पर आए भारत में, तो डचों की जो नौसेना थी यानी कि जो इनकी समुद्री सेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली हुआ करती थी। पुर्तगालियों से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी नौसेना थी, जो समुद्री सेना इनकी हुआ करती थी। तो इन्होंने जब भारत की तरफ आना शुरू कर दिया तो पुर्तगालियों के व्यापारिक क्षेत्र जो थे उनके ऊपर इन्होंने अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब देखिए पुर्तगाली भारत में आकर ये सोच रहे थे कि हमसे शक्तिशाली तो कोई होगा ही नहीं, तो डच जो थे वो इनसे भी शक्तिशाली थे। इनकी नौसेना जो समुद्री सेना थी वो इनसे भी काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी। तो इन्होंने भारत में जब ये समुद्री सेना आई तो इन्होंने पुर्तगालियों के व्यापारिक क्षेत्र जो थे उनको हथियाना शुरू कर दिया और इन्होंने पहली जो फैक्ट्री बनाई वो मसूलीपट्टनम में इन्होंने बनाई थी डचों ने। फैक्ट्री यानी कि गोदाम आप कह सकते हैं, जहां पर इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया। इन्होंने बाद में क्या किया कि जो डच थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने बाद में अपना केंद्र जो था वो इंडोनेशिया को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ मसालों का व्यापार करना चाहते थे। इनको भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ व्यापार करना चाहते थे। तो इनका जो झुकाव हो गया, इनका जो केंद्र हो गया वो इंडोनेशिया हो गया। अब ये इंडोनेशिया में ज़्यादा ध्यान देना इन्होंने शुरू कर दिया। 1653 में इन्होंने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इनकी ये सबसे बड़ा केंद्र था। बंगाल में इन्होंने अपना केंद्र यहाँ पर स्थापित कर दिया था। देखिए ये जो डच थे ये सूती वस्त्र, नील, कच्चा माल, अफीम, नमक और चावल का निर्यात भारत से किया करते थे और मसालों को ज़्यादातर ये निर्यात जो किया करते थे वो इंडोनेशिया से किया करते थे। तो आप इसे याद रखिए। ये जो नीदरलैंड है यहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये भारत में आई थी। तीसरी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो अंग्रेज इन्हें कहा गया, ये ब्रिटिश से यहाँ पर आए थे, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर भारत में आए थे और इन्होंने भारत की राजनीति में भी अपना दिलचस्पी दिखाई और यहाँ पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो इंग्लैंड में इस कंपनी की शुरुआत जो की थी वो 1600 ईस्वी में की थी और इस कंपनी का जो पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये इस पूरी कंपनी का नाम है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है शॉर्ट में। तो जो एलिजाबेथ प्रथम थी, जो महारानी थी, तो इसने क्या किया, चार्टर एक्ट पास किया जिसमें 15 साल का ये था, इसका टाइम पीरियड था और इसने कहा कि भारत में बस यही कंपनी व्यापार करेगी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से भारत में बस एक ही कंपनी आएगी और ये भारत में व्यापार करेगी। 15 साल का अधिकार इस कंपनी को इसने दे दिया। देखिए सबसे पहले भारत में जो आया वो कैप्टन विलियम हॉपकिंस आया। हॉपकिंस जो था वो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था, हेक्टर था उसके जहाज का नाम, और ये 1608 में सूरत में पहुंचा था। जो सूरत है वहां पर ये 1608 में पहुंचा था। देखिए 1600 ईस्वी में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, बनी थी ये कंपनी और भारत में ये 1608 में आए सूरत में। देखिए 1509 ईस्वी में जो हॉपकिंस था, कैप्टन हॉपकिंस, वो जहांगीर के दरबार में गया आगरा में, पर जहांगीर ने इसे ये कहा कि यहाँ पर पुर्तगाली जो है वो पहले से ही व्यापार कर रहे हैं, मैं तुम्हें और व्यापार करने की यहाँ पर अनुमति नहीं दे सकता। जब तक यहाँ पर पुर्तगाली हैं तुम यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते। अब देखिए हॉपकिंस तो बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आया था जहांगीर के पास। तो देखिए जहांगीर ने इसे व्यापार करने की अनुमति तो दी नहीं, पर इसे एक टाइटल दे दिया जिसे इंग्लिश खान कहा गया, यानी कि जहांगीर ने कैप्टन हॉपकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल यहाँ पर दे दिया। तो इसे आप याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने अब युद्ध करना शुरू कर दिया और अब ये चाहते थे कि पुर्तगालियों का जो अधिकार है वो भारत में खत्म हो जाए, क्योंकि जो डच थे उन्होंने भी पुर्तगालियों को बहुत यहाँ पर पीटा। अब अंग्रेज यहाँ पर आ गए तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने हारमुज ले लिया और मलक्का था वो डचों ने ले लिया, यानी कि इनका जो ये वाला क्षेत्र था हारमुज
वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और जो मलक्का का क्षेत्र था वो डचों ने अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले लिया था। अब इनके पास से हारमुज भी गया और मलक्का का क्षेत्र भी इनके हाथों से चला गया, पुर्तगाली के हाथों से। अब जो पुर्तगाली थे वो दमन, गोवा और दीव इन क्षेत्रों में सिमट कर रह गए और बाद में 1661 में से पूरी तरीके से भारत से निकाल दिया गया। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत में 1661 में यहाँ से भारत से गए, पर इनका जो क्षेत्र था वो बहुत ही सीमित हो गया क्योंकि हारमुज का क्षेत्र अंग्रेजों ने छीन लिया और मुलक्का का क्षेत्र डचों ने छीन लिया। अब पुर्तगालियों की पावर यहाँ पर बहुत ही कम हो गई। हद तो तब हो गई जब 1662 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ सवाली कहा गया। इस बैटल ऑफ सवाली में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरे तरीके से पीटा और पुर्तगालियों का जो अधिकार था वो पूरे तरीके से अब खत्म होने वाला था और इनका जो क्षेत्र था वो बहुत ही सिमट कर रह गया और अब पूरा का पूरा व्यापार पर अधिकार जो हो गया वो अंग्रेजों का हो गया और डचों का हो गया। तो अंग्रेजों का पूरा का पूरा अवसर मिल गया व्यापार करने का भारत पर। तो बैटल ऑफ सवाली 1662 ईस्वी में हुई थी और ये पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसे आप याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई थी 1613 ईस्वी में। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी 1613 ईस्वी में। देखिए, अब ये भारत में मसालों और कपड़ों का व्यापार किया करते थे अंग्रेज जो थे, और इन्हें कपड़े में सिल्क बहुत ही पसंद था। जो सिल्क का कपड़ा होता है, आपने सिल्क की साड़ी के बारे में सुना होगा, तो ये जो था ये इन्हें बहुत ही पसंद था। अब ये इन चीज़ों का व्यापार यहाँ पर करते थे और ये अपने देश में जाकर इन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। देखिए, कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों और डचों ने ट्रेड रेवोल्यूशन लाकर यहाँ पर रख दिया। अब इनका ही अधिकार एशिया के क्षेत्रों में हो गया, यानी कि भारत वाले क्षेत्र में अब डच और अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों ही व्यापार यहाँ पर किया करते थे। अब अगली कंपनी, अंग्रेजों के बाद जो अगली कंपनी आई वो डेनिस आई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी नहीं थी क्योंकि जब जो डच यहाँ से पीटे थे तो ये डेनिस जो थे वो डर के यहाँ से भाग गए थे। तो डेनमार्क से ये यहाँ पर आए थे और इनका जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल स्थित था। तो इसे आप इतना ही याद रखिए। ये जो कंपनी थी यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिकी नहीं, ये डर के ही यहाँ से भाग गई थी। देखिए, जो अंतिम कंपनी थी जो भारत में सबसे लास्ट में आई, इन्होंने सोचा होगा कि हम बहुत ही लेट हो गए, अब हमें भारत में जाना चाहिए और व्यापार करना चाहिए क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश अब धनी होने शुरू हो चुके थे। तो इनको भी होश आई और ये भारत की तरफ व्यापार करने में निकल गए। अब देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी शुरुआत जो की थी, ये फ्रांस का शासक था लुईस 14 इसे कहा गया। तो इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत यहाँ पर की और इसे व्यापार करने के लिए भारत में भेज दिया। तो 1673 में बंगाल के सूबेदारों से शाइस्ता खां से एक जमीन लेकर यहाँ पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध बस्ती का इसने विकास यहाँ पर किया था इन्होंने फ्रांसीसियों ने। तो ये जो फ्रांसीसी थे इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई 1668 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पर फ्रांसीसी जब आए तो इन्होंने धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने जो फैक्ट्री है वो बनाना शुरू कर दी। इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई, पौंडीचेरी में, चंद्रगिरी में और भी बहुत सारे इलाकों में इन्होंने अपने फैक्ट्री बनाना शुरू कर दी और इन जगहों पर भी इन्होंने अधिकार करना यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखिए, अंग्रेजों को मिर्ची लग पड़ी क्योंकि ये बहुत सारे क्षेत्रों में व्यापार करना चाहते थे। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को अपना अधीन बना लिया था। तो मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रगिरी, इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। अब अंग्रेज जो थे अब ये चाहते थे कि हमें फ्रांसीसियों को हराना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम फ्रांसीसियों को नहीं हराएंगे तो ये हमारे क्षेत्रों पर अधिकार जमा लेंगे और हमें व्यापार करने नहीं देंगे। क्योंकि अंग्रेज तो मुनाफा ही चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि दूसरा व्यक्ति आए, दूसरी कंपनी आए और यहाँ पर व्यापार करे। तो इन्होंने क्या किया कि अब
फ्रांसीसियों को हराने के लिए यहाँ पर युद्ध करना शुरू कर लिया। तो इनके साथ अब इन्होंने युद्ध किए जिसे एंग्लो फ्रेंच वार कहा जाता है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एंग्लो फ्रेंच वार होगी और इससे क्या होगा कि भारत में अंग्रेजों का जो दबदबा है, अंग्रेजों का जो पांव है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बस जाएंगे और यहाँ पर कोई भी कंपटीशन यहाँ पर नहीं होगा और अंग्रेज ही भारत में पूरे तरीके से व्यापार कर पाएंगे। अब ये जो कर्नाटक युद्ध है जिसे एंग्लो फ्रेंच वार कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। देखिए ये जो फ्रांसीसी थे ये यहाँ से आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ से ये फ्रांसीसी भारत में आए थे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यूरोप से कंपनी आई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर स्थापित की। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा मैप। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे ये आप स्टार वाला देख सकते हैं, इन वाले क्षेत्रों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दी थी। पुर्तगाल जो थे ये वाला क्षेत्र, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुर्तगाली थे और जो अंग्रेज थे वो जो थे, ये जो क्रॉस का निशान बना है यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दी थी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई और यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई और यहाँ पर व्यापार करना चाहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पर हम एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।